So today we're gonna start with illustration number 32. Previously जो सम किए हैं उसके जैसा ही ये सम है, बट इस पर सिर्फ और सिर्फ नया जो है वो है एनपीवी मेथड आएगी यहाँ. So Unit Product Limited is considering a proposal of whether to invest in a project which would need an immediate expenditure on capital equipment of 40,000. The projected sales from the project has been estimated as under. सो यूनिक प्रोडक्ट लिमिटेड एक कंपनी है जिसने एक प्रपोजल कंसिडर किया कि उन्हें एक इमीडिएट कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है 40,000 का, और उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है. एंड उनका जो सेल्स का प्रोडक्शन जो है कुछ इस तरीके से है. 2,000 यूनिट, 6,000, 8,000, 10,000 एंड 14,000 रिस्पेक्टिवली. एंड उसको ये सारे यूनिट प्रोड्यूस होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी दी है 0.10, 0.30 एज and 0.20 as well as 0.10. Once sales are established at a certain volume in a first year, they will continue at the same volume in the subsequent years. मतलब जो एक साल में होने वाला सेल्स है वैसे ही वो आगे के years में भी कंटिन्यू होने वाला है. The unit selling price will be 12 rupees and the unit variable cost will be 8 rupees. There will be additional fixed cost of 20,000 all cash items, and the project will have the life of 6 years, after which इक्विपमेंट कुड बी सोल्ड फॉर स्क्रैप प्राइस ऑफ 30,000. मतलब ये बोला है कि आप जो भी यूनिट प्रोड्यूस करने वाला उसकी सेलिंग प्राइस होगी 12 रुपीज़ एंड वेरिएबल कॉस्ट होगी उसकी ₹8. तो यहाँ आपको कंट्रीब्यूशन प्राइस मिल रहा है कि कंट्रीब्यूशन जो होगा वो कहीं ना कहीं हो जाएगा ₹4. कैसे आया? 12 - 8 वेरिएबल कॉस्ट. सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करोगे तो मिलेगा कंट्रीब्यूशन. फिर इसको रिस्पेक्टिव यूनिट्स प्रोड्यूस होने वाला उसके से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन मिलेगा. टोटल कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करोगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा. एंड उसके बाद बोला है कि जब आपका असेट जो आप लेने वाले हो वो 6 ईयर के बाद पूरी तरीके से आप मतलब उसको यूज़ करके या बेचने वाले हो भंगार भाव में कितने में 3,000 रुपीज़ में. यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट. मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको ढूंढनी है उस प्रोजेक्ट की. एंड द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ सेल्स पर एनम रिक्वायर्ड टू जस्टिफाई दी project. The cost of capital of the company is at the rate of 10% discounting factor of ₹1 per annum for 6 years. At the rate of 10% is 4.355, and the discounting factor of ₹1 at the end of 6th year is at the rate of 10% is 0.5645. इग्नोर टैक्सेशन. मतलब बेसिकली आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर के अंदर हम जो कैलकुलेशन करते हैं ना 1 डिवाइडेड बाई 1 पॉइंट, फिर ऐसे समझो हमें 6 ईयर तक जाना था, हम 6 बार इक्वल टू प्रेस करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं जाके ऐसी फिगर्स मिलती है. वो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइड कर दिया तो आपको कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है. तो क्या क्या कैलकुलेशन दिया है वो एक बार फिर से देख लेते हैं. आप मार्किंग करते रहना, आपके पास भी जो टेक्स्ट बुक होगी उसके अंदर. एंड आपके क्वेश्चन मेरे सिमिलर नहीं है तो फिर या तो आपको जेरॉक्स करना पड़ेगा, अगर बुक है तो फिर उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर लेना. एंड जो भी मार्किंग्स कराए हो प्लीज़ लिखना कि बाद में समझ नहीं आएगा. अगर मार्किंग के बिना सम आप सॉल्व करते हो तो फिर सबसे पहले तो ऐसा लगता है कि कुछ नया ही सम है. एटलीस्ट मार्किंग हो तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मतलब मैंने सॉल्व तो किया है. सो ये जो है हम यहाँ देखते हैं हमारा ये वाला स्टेटमेंट कि द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ कंपनी इज ऑफ 10% डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर ₹1 पर एनम फॉर 6 ईयर. मतलब कि यहाँ आपको दिया हुआ है जो हम निकालते हैं ना बॉन्ड वैल्यूएशन के अंदर हमने क्या लिखा था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी फैक्टर. तो ये एन्यूटी फैक्टर दिया है कितना 6th ईयर, टोटल 6 ईयर का 10% से कितना है 4.355. फिर हमने वहाँ एक और देखा था टर्म जिसको हम बोलते थे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर. तो वो सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर का बताता था. तो दिस इज दैट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर जिसको हम बोलते थे. यहाँ उसकी 1 ईयर की वैल्यू जो होगी वो इस तरीके से उसकी डिस्काउंटिंग करने वाले हैं. नाउ कमिंग टू द सोल्यूशन. सो सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.1, 30 वगैरह वगैरह. तो इसको हमने लिख दिया. इसको रिस्पेक्टिव सेल यूनिट से मल्टीप्लाई करो एंड यहाँ इक्वल टू करके सबके आंसर्स मिल जाएंगे. तो आपको यहाँ एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम मिल जाएगा. देयर आफ्टर मैंने बोला जैसे कि आपको कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन निकालना है तो 7,800 यूनिट्स आई है उसको हमारे जो हमने कंट्रीब्यूशन जो ऐसे कैलकुलेट किया था कैसे 12 - 8 विच इज़ 4 रुपीज़, राइट. तो 4 रुपीज़ का जो हमने कैलकुलेशन किया था वो 4 रुपीज़ को अब हमने 7,800 से 4 रुपीज़ को मल्टीप्लाई करो. टोटल कंट्रीब्यूशन मिला उसमें से फिक्स कॉस्ट लेस कर दो, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा.
additional cash profit. कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट. तो देखो सबसे पहले आपको एज क्वेश्चन स्पेसिफाइज दैट कंपनी को एक असेट खरीदने के लिए 40,000 का कैपिटल एक्सपेंडिचर होने वाला है. तो उस कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम यहाँ एनपीवी मेथड के अंदर क्या बोलते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट. आप भी मार्क करोगे ऐसा इसके साथ और लिखोगे यहाँ इनिशियल इन्वेस्टमेंट 40,000 को. इस इनिशियल इन्वेस्टमेंट को आप फर्स्ट ईयर के अंदर डिस्काउंटिंग करते हो. मतलब कि फर्स्ट ईयर आज का उसका भाव तो फर्स्ट ईयर के अंदर तो ₹1 का भाव ₹1 ही रहने वाला है, इसलिए 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे एंड आंसर आपको मिलेगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो के अंदर 40,000. देयर आफ्टर आपने जब यहाँ प्रॉफिट निकाला है वो टोटल 6 ईयर का प्रॉफिट निकाला है कि 6 ईयर के अंदर हमें इतना प्रॉफिट होने वाला है. तो उस प्रॉफिट को जिसको हम बोलते हैं कैश इनफ्लो, तो उसको हम 6th ईयर के टोटल प्रेजेंट एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे. टोटल कितना मिलने वाला है 6th ईयर के अंदर, तो वो हम 4.3, ये यहाँ भी मिस्टेक है, 4.355 ऐसे यहाँ ये कॉमा है ना वो नहीं है, 4.355 11,200 से मल्टीप्लाई करो आपको आंसर मिल जाएगा. एंड लास्ट में बोला है कि मशीन जब हम 6th ईयर के अंदर बेचेंगे तब हमको 3,000 का स्क्रैप भी रियलाइज होने वाला. तो कहीं ना कहीं ये भी हमारा इनफ्लो हुआ है, तो उसको हम 6th ईयर के 1 ईयर के डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देयर आफ्टर इन दोनों को प्लस करेंगे और इसमें से इनिशियल कॉस्ट माइनस करेंगे तो आपको एक्सपेक्टेड एनपीवी मिल जाएगी. सो कैलकुलेशन क्लियर है. एंड अब हमारा एक पार्ट क्लियर हो जाता है एंड दूसरा बोला है द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सेल्स पर एनम रिक्वायर्ड टू जस्टिफाई द प्रोजेक्ट. तो इसके लिए अब देखते हैं क्या क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है. द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ सेल्स पर एनम रिक्वायर्ड टू जस्टिफाई द प्रोजेक्ट. ओके, सो कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम वॉल्यूम of sales per annum required to justify the project. So at break even point NPV would be 0. तो देखो आज जैसे कि मैंने आपको कल वाले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन दोनों एक इक्वल होते हैं एक दूसरे के एंड प्रॉफिट जो होता है वो 0 आता है. टेकिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड रेजिडुअल वैल्यू द मिनिमम रिक्वायर्ड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो वुड बी आर एज अंडर. सो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर 40,000 का होने वाला है एंड आपको मिलने वाली है स्क्रैप वैल्यू जिसकी प्रेजेंट वैल्यू ये है. इसमें से अगर कॉस्ट में से ये स्क्रैप वैल्यू लेस करोगे तो आपको टोटल मिल जाएगा कि भाई कितना कैश हमें आउटफ्लो हमें करना है. तो वो आउटफ्लो यहाँ हो जाएगा 38,306. तो इस तरीके से ये इतना टोटल हमारा कैश आउटफ्लो होने वाला है. अब इसको हम 6th ईयर के टोटल एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे. सो ये जो हमारा सबसे पहले क्या फिर से बताती हूँ, 40,000 जो है वो हमारा कैश आउटफ्लो है, डायरेक्टली में दिख रहा है. उसमें स्क्रैप रियलाइज जो होने वाला है तो उसको लेस कर देंगे तो नेट कैश आउटफ्लो मिलेगा. अब नेट कैश आउटफ्लो को ये तो 4 ईयर का हमें कंसिडर करना है, बट 4 ईयर में से हमें एनुअली कितना एक्सपेंडिचर होने वाला है, इनकर्ड होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम देखें तो ये 38,306 जो है वो लगभग 6 ईयर का है, 6 ईयर के लिए है. बट हमें हर एक साल का इंडिविजुअली कैलकुलेट करना है. इसकी वजह से हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर से हमें इसको डिवाइड करना होगा विच इज़ 38,306 डिवाइडेड बाई 4.3555. तो क्वेश्चन जैसे आपको स्पेसिफाई करता है, क्वेश्चन ने खुद ने बोला इस तरीके से, तो आप डिवाइड करो तो 38,306 पॉइंट डिवाइडेड बाई 38,306 डिवाइडेड बाई 4.355. तो आंसर आया है कुछ 8795.86. तो राउंड ऑफ करेंगे तो 87.96. तो ये कितना है, ये हमारा कैश फ्लो है जो हर एक साल होने वाला है. इतना कैश फ्लो 87,996 रुपीज़ हर साल होने वाला है. उसके अंदर फिक्स कॉस्ट ऐड करोगे क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो हर एक साल इनकर्ड होने वाली है, चाहे आपका प्रोडक्शन हो या ना हो. एग्जाम्पल डेप्रीशिएशन ले लो या फिर रेंट ले लिया, तो पैसा एक्सपेंडिचर तो प्रोडक्शन से रिलेटेड है ही नहीं. कंपनी प्रोडक्शन करे कि ना करे वो एक्सपेंडिचर होने वाला है. तो टोटल अगर देखा जाए तो 28,796 का एक्सपेंडिचर आपको कंपनी को इनकर्ड करना है. सो एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड फॉर एनपीवी वेयर एनपीवी इज 0. सो कॉन्ट्रीब्यूशन ₹4 पर यूनिट. अब सेल्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब आपका ये ब्रेक इवन पॉइंट है,
इतना तो कंपनी को मतलब इतना ये ब्रेक इवन सेल्स है एक्चुअली। अब ब्रेक इवन सेल्स को ₹4 मतलब कि कॉन्ट्रीब्यूशन से डिवाइड करोगे टोटल ब्रेक इवन सेल्स को, तो वहाँ आपको ब्रेक इवन यूनिट्स मिल जाएंगे विच इज़ 7199 यूनिट्स। सो बेसिकली आपको ब्रेक इवन सेल्स निकालने बोला था, तो ब्रेक इवन सेल्स को निकालने के लिए हमने सबसे पहले स्टेप किया था वो था कि पहले तो टोटल कैश आउटले कितना है, टोटल कैश आउटले कितना है उतना कैलकुलेट करोगे। तो टोटल कैश आउटले हमारा आया था 38,306, उसको हमने हमारे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर से डिवाइड किया ताकि हमें हर एक साल में कितना कैश फ्लो होने वाला, कैश आउटफ्लो होने वो पता चले। उसके अंदर हमने फिक्स कॉस्ट ऐड की, तो हमें टोटली आउटफ्लो मिल चुका है। अब इस आउटफ्लो को कैश आउटफ्लो जो है उसको हम, ये टोटल है बट हमें पर यूनिट, अभी यूनिट ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स में चाहिए तो कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करो। सो ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ जो है वो ब्रेक इवन सेल्स की यूनिट्स विच इज़ 7199 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 23 जो है उसके अंदर कुछ खास कराने लायक नहीं, आप खुद कर सकते हो। सेम है, आपको मार्जिनल कॉस्टिंग का यूज़ करना है, जैसे कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन, फिर उसमें से फिक्स कॉस्ट लेस करोगे तो आएगा प्रॉफिट। एंड प्रॉफिट जो होगा उसको अपने प्रोबेबिलिटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है एंड उसके अकॉर्डिंग आपका जो फाइनल प्रॉफिट आएगा उसको ढूंढ के रखना है। एंड लास्ट में पेसिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली, ऑप्टिमिस्टिक, ऐसे 3 अप्रोचेस जो होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ ये मल्टीप्लाई करना है एंड आपको आंसर मिल जाएगा। 34 करवा देती हूँ। 34 इतना हार्ड तो नहीं है बट फिर भी करवा देती हूँ क्योंकि नया सम है। पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली ये सब नए वर्ड्स आ रहे हैं, तो 33 तो बहुत सिंपल है। 34 देखते हैं। Venkateshwar Limited is always discarding old lines and introducing new line of products, and it is considering at present 3 alternative promotional plan for ushering in new product. Various combination of prices, development expenditure, and promotional outlays are all involved in this plan: high, medium, and low. Forecast of revenues under each plan have been formulated as their respective probabilities of occurrence have been estimated. The projected revenues and the probabilities along with other relevants are summarized as under. तो बेसिकली आपको यहाँ बजटेड रेवेन्यू दिया हुआ है विच इज़ इन लाख रुपये, यहाँ एक ये लाख में है, ये ध्यान में रखना। तो आप भी सोल्यूशन कर सकते, तो आप भी अगर लाख में लिखना चाहते तो आपके ऊपर है। एंड ज़्यादा अगर कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना तो जो अमाउंट है उसको डायरेक्टली लाख में ही लिखो, ऐसे मतलब ज़ीरो उड़ाने का नाटक मत करना। अब बजटेड वॉल्यूम के अंदर भी उसके अंदर भी 3 क्राइटेरिया है कि एक के अंदर हमने कुछ ज़्यादा बजटेड प्रोडक्शन लिया है हाई, फिर इसके अंदर दूसरा अंदर मीडियम, देयर आफ्टर लो। तो 3 कैटेगरी के हमने बजट्स रखे हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली उसकी प्रोबेबिलिटीज़ भी साथ में ही दी है। ये जो ब्रैकेट्स के अंदर जो आपको प्रोवाइड किया है ये सारी चीज़ें, इसको हम प्रोबेबिलिटी बोलेंगे और उसको जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके अकॉर्डिंगली साथ में मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ है। सो आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। तो देखो वेरिएबल कॉस्ट 60% है, तो अब आपको लॉजिक लगाना होगा कि अगर 60% वेरिएबल कॉस्ट है तो बाकी की बची हुई जो 100% से 40% है वो आपका क्या होगा, कंट्रीब्यूशन होने वाला है। देयर आफ्टर बोला इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी है, 25 रुपीज़, मतलब 25 रुपीज़ नहीं, 25 लाख, 20 लाख एंड 24 लाख। एंड देयर आफ्टर लाइफ ऑफ ईयर्स, मतलब कि असेट की लाइफ आपको दी हुई है जो कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए काम आने वाली है। द कंपनी इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज एट द रेट ऑफ 12%, मतलब आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर के बारे में बोला है। देयर आफ्टर बोला है कि द इनकम टैक्स जो है वो आपको 40% से प्रोवाइड करना है। इन्वेस्टमेंट इन प्रमोशनल प्रोग्राम विल बी अमोर्टाइज्ड बाय द स्ट्रेट लाइन मेथड। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट को आपको स्ट्रेट लाइन मेथड से अमोर्टाइज करना है, ऐसा क्वेश्चन खुद बोल रहा है। एंड फिर बोला कंपनी विल हैव नेट टैक्सेबल इनकम ईच ईयर एंड रिगार्डलेस ऑफ सच सक्सेस और फेलियर ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, मतलब कंपनी को हर एक साल जो इनकम वो कमा रहा है उस फ्लो में उसको इनकम होने वाली, चाहे कंपनी का मतलब उसको प्रोडक्ट के अंदर सक्सेस मिले या फेलियर मिले। सस्टेनिंग विथ ऑल द फिगर्स मेक डिटेल्ड एनालिसिस एंड
फाइंड आउट विच ऑफ द प्रमोशनल प्लान्स इज एक्सपेक्टेड टू बी द मोस्ट प्रॉफिटेबल। फिर बोला है इन वर्स्ट इवेंट विच ऑफ द प्लान वुड रिजल्ट इन मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट। तो ओके, देखते हैं सोल्यूशन क्या है। तो अब हमारे जो मैंने सबसे पहले आपको जो सम नंबर 1 2 3 4 जो कराए थे डेप्रीशिएशन वाले, उस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए कैश फ्लो ढूंढना है। कैश फ्लो ढूंढने के बाद हम उसको डेप्रीशिएशन लेस करेंगे, फिर डेप्रीशिएशन एक बार मतलब टैक्स लगाने के बाद डेप्रीशिएशन ऐड बैक कर देंगे, फिर हमको और उसके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि हमें कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू मिल जाए। तो सेम नाटक होने वाले अभी इस सम के अंदर। ज़्यादा तो डिटेलिंग होगा नहीं अब, क्योंकि मैंने पहले बेस अच्छा से डेवलप किया है आपका। सबसे पहले हाई वॉल्यूम जो भी है उसको अपने रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 30,000 इंटू 0.3 करो तो 9 लाख मिल जाएगा। मतलब 9 आया, बट ये रुपीज़ इन लाख है तो इसको 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दो तो 9 लाख मिला। फिर 20 को 0.3 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 6 को इंटू 1 लाख कर दो तो 6 लाख आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आया, 2 का आया, थर्ड का भी बता देती हूँ। 5 इंटू 0.5 करो, ये 5 इंटू 0.5 करो, 5 इंटू 0.4, 2 आया, 2 को 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ 2 लाख का आंसर आ गया। वैसे ही प्लान 2 और 3 का आप खुद कैलकुलेट करोगे। देन आफ्टर आपको एक्सपेक्टेड रेवेन्यू मिल चुका है। अब इस रेवेन्यू के अंदर जैसे कि मैंने बोला 60% वेरिएबल कॉस्ट है, तो मतलब 40% कहीं ना कहीं आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो कॉन्ट्रीब्यूशन आप कैसे कैलकुलेट करोगे, 17 लाख इंटू 40% करो तो मिल जाएगा 6,80,000। उसमें से आप डेप्रीशिएशन का जो है वो लेस करोगे प्रोविजन जो आपने बनाया है। अब डेप्रीशिएशन के अंदर फॉर्मूलाज आपको ध्यान देने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि हमने देखा था SLM मेथड के अंदर हमारा डेप्रीशिएशन का फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट ऑफ असेट। ये जो भी सारे जो मैं आपको फॉर्मूलाज लिखा रही हूँ ना, ये एक फॉर्मूला की बुक अगर बनाई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाई है तो फिर प्रॉब्लम तो होगी। बट ये सारे फॉर्मूलाज जो है अब आने चाहिए। कॉस्ट ऑफ असेट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो लाइफ ऑफ असेट, टोटल लाइफ ऑफ असेट। तो देखो कॉस्ट क्या है 25 लाख, मैं सब रब आउट कर देती हूँ। और कॉस्ट जो है वो यहाँ है 25 लाख की, ये वाली 25 लाख, राइट। ये 25 लाख की कॉस्ट हमें क्वेश्चन खुद दे रहा है कि भाई हमने जो हमारा यहाँ एक असेट खरीदा है प्लान ए के अंदर, इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसके अंदर लगने वाली है 25 रुपीज़। तो 25 रुपीज़ हमने कॉस्ट ऑफ असेट ले ली है, 25 लाख। सैलवेज वैल्यू तो कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, एंड उसकी लाइफ कितनी है, लाइफ है हमारी 8 ईयर्स। 8 ईयर से डिवाइड करो, तो 25 लाख डिवाइडेड बाई 8, आंसर आया है 3,12,500। वही सेम आंसर इनका भी आया है। तो आपको यहाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा। अब इसको टैक्स परसेंटेज प्रोवाइड करो तो पैट मिल जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देन आफ्टर डेप्रिसिएशन ऐड कर दो ताकि हमारे पास रियल में कितना पैसा है हमें पता चले कंपनी को, क्योंकि टैक्स एडवांटेज तो मिल चुका है। अब हमारी रियल कितनी कैपेसिटी है उसके अंदर हम आ जाते हैं। तो आपको ये एनुअल कैश फ्लो मिल जाएगा, आपको एवरेज कैश इनफ्लो मिल जाएगा। अब इस इनफ्लो को आप क्या करोगे, 12 ईयर्स के मतलब सॉरी 8 ईयर्स से अब क्या करोगे, इसको लेस डिस्काउंटिंग करोगे। सो ये जो 5,33,000 का जो एक्सपेंडिचर है वो हमारा टोटल 8 ईयर्स में होने वाला है। बट हमको तो पहले एनुअल कैश फ्लो देखना है। ये जो है वो टोटल कैश फ्लो है, हमको 1 ईयर का देखना है। मतलब कि अब 5,33,000 जो है उसको हम अपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर, मतलब कि हम क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1.12 प्रेस इक्वल टू 8 टाइम्स, एंड देयर आफ्टर यू नीड टू प्रेस GT फंक्शन। जो आएगा वो यहाँ हम फिगर लिखेंगे और उसके बाद हमको हमारा एनुअल कैश फ्लो मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लोगे आप 1 डिवाइडेड बाई 1.12 प्रेस 8 टाइम्स इक्वल टू, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, देयर आफ्टर GT प्रेस करोगे तो 4.967, मतलब कि इसको 8 राउंड ऑफ कर देते हैं। तो 5,33,000 डिवाइडेड बाई 4.968। सॉरी बुक के अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स है,
यहाँ कोई मल्टीप्लाई वगैरह करना नहीं है। उन्होंने कॉमा को पॉइंट दिया है, पॉइंट को वही कॉमा लिखा हुआ, और इसकी वजह से बहुत सारे मिसकन्फ्यूजन्स हो रहे हैं। मैंने भी नई बुक खरीदी है तो मेरे भी कुछ ऐसे करेक्शंस किए नहीं है, तो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ मुझे भी पता चलता है। तो आपको भी अब करेक्शन यहाँ करना ये है कि ये फालतू की फिगर्स है ना, वो ऐसा नहीं है, आप रेक्टिफाई कर लेना इसको एंड रेड पेन से मार्किंग करना ताकि एक्सीडेंट पॉइंट बन के आपको समझे। तो ये जो है ना, ये 49,687 ये कुछ भी नहीं है ऐसा। आपको यहाँ 4.976 लिखना है, यहाँ भी सेम लिखना है 4.976, एंड यहाँ भी आएगा सेम 4.976। अब ये कैसे आया वो देखो, 1 डिवाइडेड बाई 1.12 करोगे, प्रेस इक्वल टू 8 टाइम्स एंड देयर आफ्टर प्रेस GT फंक्शन, तो आपको ये फिगर मिल जाएगी ऐसे करके। तो ये करेक्शंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या करना है, अब ये जो आपको ये एन्युटी फैक्टर मिला है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर फॉर द 5 years, तो इसको अब अपनी रिस्पेक्टिव टोटल इनकम जो हमें मिलने वाली है उससे क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये 26,47,47,731 आंसर मिलेगा। सो करके देखते हैं, 5,32,000 इंटू 4.9676, तो हाँ परफेक्ट आंसर आ रहा है वैसा का वैसा ही। मतलब मेरा आया है 26,47,730.8 को राउंड ऑफ कर देंगे तो 731 बन जाएगा। वैसे अब हमारा क्या मिला, हमें टोटल नेट कैश इनफ्लो मिला है। अब इनफ्लो में से इनिशियल कॉस्ट लेस करेंगे तभी तो हमें क्या मिलेगी, एनपीवी मिलेगी। अब इस एनपीवी को हम क्या करते हैं, और यहाँ यस हमको भी यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी निकालनी है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हम कैसे निकालते हैं कि टोटल इनफ्लो अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जैसे कि हम उसको बोलते हैं कि कैश आउटफ्लो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो आप ये एक्सप्लेनेशन लिखना यहाँ, कौन सा, कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, इनिशियल इनफ्लो अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट, या फिर आप इसको लिख सकते हो कि आउटफ्लो लिख सकते हो, या फिर असेट को कितनी कॉस्ट लगी है वो। तो इसमें से मतलब डिवाइड करोगे 26,47,731 को डिवाइड करोगे 25 लाख से, तो आंसर आ जाएगा आपका 1.059। सेम वे यू नीड टू कैलकुलेट फॉर प्लान 2 एंड प्लान 3। देयरआफ्टर मैक्सिमम लॉस अंडर डिफरेंट प्लान कैसे लिखोगे, सबसे पहले आपको लो फोरकास्ट देखना है। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पूछ रहा है कि वर्स्ट इवेंट के अंदर आपका कौन सा प्लान आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है वर्स्ट इवेंट के अंदर। वर्स्ट इवेंट मतलब क्या, ये हाई, मीडियम एंड लो, ये 3 कैटेगरीज है। इसमें से आपको अब लो वाली कैटेगरीज का वॉल्यूम ऑफ सेल्स देखना है एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको एक कंक्लूजन ड्रॉ करना है। सो लो कैटेगरी के अंदर क्या था, ये 5 लाख, 15 लाख एंड लास्ट में तो हमारी प्रोबेबिलिटी नहीं है कि हमको ये इसके अंदर कुछ सेल्स होने वाला है। दो प्रोबेबिलिटीज ही हमें मिलने वाली है। पहले तो 5 लाख इंटू 0.4 करोगे तो आपको 2 लाख की मतलब मिल जाएगी एक्सपेक्टेड क्या, वॉल्यूम ऑफ सेल्स। यस, ये यहाँ मिल चुकी है 2 लाख। मतलब मैंने डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके आपको बोला है। इन लोगों ने पहले क्या लिखा, 5 लिखा, जो कि यहाँ 5 लाख डिवाइड है। इसको इन्होंने क्या किया, 0.4 को ऐसे लिखा, फिर से मल्टीप्लाई कर। देखो कितना फालतू में बनाते हैं। हाँ 40% यहाँ तो ठीक है, मतलब अगर 0.40 लिखते तो क्या जाता है, मतलब ये परसेंटेज का छोड़ो, सिंपल वे में देखते हैं। तो यहाँ डायरेक्टली ऐसा ही लिखना चाहिए बुक वालों को कि यहाँ 0.40 कर दो, 0.25 कर दो एंड 0.30 कर दो, या तो कुछ है ही नहीं तो ऑब्वियसली 0 ही आने वाला है। एंड कॉन्ट्रीब्यूशन आपको प्रोबेबिलिटी से यहाँ आपको टोटल मतलब प्रोबेबल कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। देयर आफ्टर इसमें से आप डेप्रीशिएशन लेस करोगे, जो कि सेम डेप्रीशिएशन यहाँ जो कि हमने यहाँ कैलकुलेट किया, यहाँ एंड यहाँ, ये डेप्रीशिएशन लेस करोगे तो आपको यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस मिल जाएगा। अब उस प्रॉफिट एंड लॉस में से टैक्स परसेंटेज लेस करोगे, पैट मिलेगा, फिर डेप्रीशिएशन ऐड बैक कर दो, फिर एनुअल कैश फ्लो मिल जाएगा। देयर आफ्टर सेम प्रोसेस आगे चलने वाली है। तो आई डोंट थिंक सो आई नीड टू एक्सप्लेन दिस मच। कंक्लूजन ये आएगा कि फ्रॉम अबव कैलकुलेशन इट इज ऑब्जर्व दैट द नेगेटिव एनपीवी इज द लोवेस्ट इन केस ऑफ प्लान 2 एंड हेंस इट इज कंपैरेटिवली बेटर। तो जहाँ सबसे
कम नेगेटिव एनपीवी आती है वो प्रोजेक्ट शायद हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अब देखो एनपीवी का नेगेटिव आना ये इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं कि वो प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल होगा ही नहीं, ये बस इतना बता रहा है कि यहाँ अपना आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो रही, इसकी वजह से आपको ये प्रोजेक्ट प्रेफरेबल इतना नहीं है। बट अब तीनों के अंदर आपको लॉसेस ही मतलब तीनों के अंदर आपको नेगेटिव ही एनपीवी मिल रही है, सबसे कम नेगेटिव जो होगी वही हमारे लिए प्रेफरेबल हो सकती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 क्वेश्चन नंबर। सो 35 के अंदर भी कुछ अच्छी चीज़ें देखने मिलती है। Vive Limited is reviewing the price that it charges for the major product line over the past 3 years. And the product has sales average of 48,000 units per year at a standard selling price of 5.25. Costs have been rising steadily over the past years, and the company is considering raising these prices to rupees 5.75 or 6.25. तो बेसिकली आपको ये बोला है कि कंपनी का जो है वो एक मेजर मतलब उन्होंने एक अच्छी प्रोडक्शन फील्ड को चूज़ किया और उन्होंने ऐसा सोचा है कि हम एक अच्छे प्रोडक्ट को डेवलप करने वाले हैं। ओवर द पास्ट 3 years कंपनी का सेल्स जो है वो एवरेज सेल्स 48,000 यूनिट्स का रहा है एनुअली। एंड वहाँ उन्होंने उनकी स्टैंडर्ड जो सेलिंग प्राइस थी वो 5.25 थी। बट अब कहीं ना कहीं कंपनी को लग रहा है कि हमारी कॉस्ट जैसे जैसे बढ़ रही है ओवर द पास्ट ईयर्स, तो हमारे अब सेलिंग प्राइस के अंदर भी कुछ ना कुछ अब इंक्रीज करना ज़रूरी है। तो कंपनी आपको 2 प्रपोजल्स दे रही है कि या तो हम अपनी सेलिंग प्राइस जो है वो 5.75 रुपीज़ रखेंगे या फिर हम रखने वाले हैं 6.25। तो आपको अब ऐसा एज अ सेल्स मैनेजर आपको बताना है कि कौन सी प्राइस हम रखें, फिनांस एक्सपर्ट की तरह सोचना है। एंड द सेल्स मैनेजर हैज प्रोड्यूस द फॉलोइंग शेड्यूल विद डिसीजंस। तो उन्होंने कुछ बोला है कि एस्टिमेटेड डिमांड जो होगी, पेसिमिस्टिक डिमांड, मोस्ट लाइकली एस्टिमेट डिमांड एंड ऑप्टिमिस्टिक डिमांड। तो इस तरीके से कुछ प्रोबेबिलिटीज़ दी हुई है फॉर मतलब जहाँ सेलिंग प्राइस 5.75 हो, सेकंड केस के अंदर 6.25 होगी, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा कितना प्रोडक्शन होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटीज़ एक्चुअली ये सेलिंग यूनिट है, इसको आप प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल यूनिट्स मिलेगी। करंट वैल्यू, करंट यूनिट कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट ₹5 एज फॉलो, जिसके अंदर कुछ इस तरीके से बाइफिकेशंस दिया है। वेरिएबल कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर ओवरहेड जो है वो 4.50 होगा एंड फिक्स कॉस्ट जो होगी वो आपकी 0.50 होगी। तो इस तरीके से इस 5,000 का अलोकेशन दिया है, किसकी, सॉरी 5 रुपीज़ का अलोकेशन दिया है कुछ इस तरीके से। तो the company considers that only most likely value per unit variable cost over the next years is 4.90. Probability is 0.75, but it could be as high as 5.20, which is probability 0.15, and it might be low as 4.75 probability rupees. So it is 10%. That the fixed cost is currently at 24,000 per annum, but it is estimated that the corresponding total for the coming year will be like 25,000 हो सकती है आपकी सेलिंग प्राइस, फिर 27 हो सकती है, 30,000 हो सकती है, उसकी कुछ प्रोबेबिलिटीज भी होगी। डिमांड, क्वांटिटीज, यूनिट कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट कैन बी अज्यूम टू बी सेटिस्फैक्टरीली इंडिपेंडेंट। एंड फिर बोला है एनालाइज द फोरगोइंग इन्फॉर्मेशन इन सच अ वे दैट यू नीड in a way which you consider with assist management with the given problem. Give your views on the situation and advice on the new setting prices. Calculate expected level of profit that would follow from the selling price that you recommended. ओके तो मतलब सबसे पहले तो ये 5.75 एंड 6.25 में से कौन सी प्रोसीजर लेनी है, उसका एक सिलेक्शन करना होगा कि कौन सी प्रोसीजर कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगी, तो उसको सजेस्ट करो। देयर आफ्टर आपको कुछ कंट्रीब्यूशन का जो फंडा दिया है उसके साथ कुछ प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करके आगे कुछ सोल्यूशन करना है। तो सबसे पहले जो पहला स्टेप है वो हम करेंगे सोल्यूशन के साथ। तो आपको मोस्ट लाइकली, हाई एंड लो, ऐसे 3 चॉइसेस मिले हैं क्वेश्चन के अंदर ही, पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, सॉरी मोस्ट लाइकली एंड ऑप्टिमिस्टिक। तो सबसे पहले 35,000, 40,000 एंड 50,000 की जो यूनिट्स है इसको इसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो मैंने जो अभी आपको बोला है वो हमारी मेथड कुछ डिफरेंट है, बट अगर बुक का सोल्यूशन देखें तो उन्होंने सबसे पहले ना ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको यूज़ किया है। कौन सी इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको अगर कंपनी 5.75 या 6.25 रुपीज़ का जो प्रपोजल एक्सेप्ट कर रही है तो वहाँ आपकी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर चेंजेस होने वाले हैं। अब वो चेंजेस कैसे है
वो हमें कंसिडर करना है। देयर आफ्टर उसके अंदर की जो प्रोबेबिलिटीज़ है उसकी प्रोबेबिलिटीज़ के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। तो बेसिकली करना क्या है, सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे क्या, ये सेम टेबल आप ड्रॉ करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, सो कंट्रीब्यूशन एंड इन दोनों को अब आपको कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है। सो 0.75, 0.15 एंड 0.18 आपकी यहाँ की कॉस्ट है। कौन सी, ये जो नई वेरिएबल कॉस्ट दी है उसकी प्रोबेबिलिटीज़ को इन्होंने लिखा है। 0.75, 0.15 एंड 0.10 ये आपकी नई वेरिएबल कॉस्ट की प्रोबेबिलिटी है। तो ये क्या है, नई वेरिएबल कॉस्ट की प्रोबेबिलिटी जब आप प्राइस 5.75 या 6.25 ले रहे हो तब की। देयरआफ्टर अब वेरिएबल कॉस्ट, रिस्पेक्टिव वेरिएबल कॉस्ट कितनी है वो भी देख लेते हैं। 4.90, 5.20 एंड लास्ट वन इज 4.75। उसको सेलिंग प्राइस में से लेस कर दो तो कंट्रीब्यूशन के हम मतलब ही क्या है कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस कितनी है, अगर हम 5.75 से सेलिंग प्राइस लेते हैं तो उसमें से आप सबसे पहले ये 4.90 क्या करोगे, लेस करोगे नई सेलिंग प्राइस, तो आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल जाएगा। अब ये जो कंट्रीब्यूशन आया है वो मैंने हर एक का कैलकुलेशन यहाँ लिखा हुआ है, तो आप अपनी नोटबुक के अंदर या फिर टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर इतना ये कैलकुलेशन लिख दो। ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ये है वेरिएबल कॉस्ट। तो इस वजह से मुझे कंट्रीब्यूशन मिल चुका है। अब इस कंट्रीब्यूशन को मैं इसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे अब करना क्या है, एक्चुअली अभी मल्टीप्लाई मत करना, अभी पहले प्रोडक्ट 6 का भी जो नया प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस जो है वो 6.25 है उसको भी निकाल दो। देयर आफ्टर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई तो करना ही है, मैंने जो बोला वो सही बोला है, मल्टीप्लाई तो आप करोगे, बट अब ये नेक्स्ट स्टेप के अंदर ही मल्टीप्लाई करोगे। तो बेसिकली यहाँ करना है कि आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है। जब आपकी नई सेलिंग प्राइस आ जाएगी 4.90 और 5.2 एंड 4.75 रिस्पेक्टिवली, उसको हमें हमारी सेलिंग प्राइस में से लेस करके आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना। अब इस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को आप सेकंड स्टेटमेंट के अंदर देखोगे तो स्टेटमेंट शोइंग कंट्रीब्यूशन एट सेलिंग प्राइस 5.75, मतलब अब आपको अपने रास्ते अलग कर देना है। अब आपको कंट्रीब्यूशन का जो हमने दो प्रोडक्ट का डेटा साथ में लिया था, जब 5.75 से सेलिंग प्राइस थी और 6.25 सेलिंग प्राइस थी, ने दोनों को साथ में कैसे भी करके एक टेबल में रखा है। बट अब इन दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे, मतलब कि अब आपको इंडिविजुअली हर एक प्रोजेक्ट के अंदर की कितनी डिमांड होने वाली है, कितना सर्टेन कंट्रीब्यूशन है, वो सब निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट 5 जिसकी सेलिंग प्राइस 5.75 वो मैं बताऊंगी एंड 6.25 का आपका होमवर्क रहेगा। एस्टिमेट डिमांड, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिमांड, अल्टरनेटिव कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी एंड सर्टेन कंट्रीब्यूशन। सबसे पहला स्टेप है आपका कितना प्रोडक्शन होने वाला, आपने कितना एस्टिमेशन किया है। तो पेसिमिस्टिक एस्टिमेट जो था वो हमारा था 35,000, मोस्ट लाइकली के अंदर हमने बोला था 40,000 एंड ऑप्टिमिस्टिक के लिए हमने बोला था 50,000। सबसे पहले हम लेंगे 35,000 का प्रोडक्शन एंड उसके अंदर उसकी रिस्पेक्टिव क्या है प्रोबेबिलिटीज जो उसकी डिमांड है उसके साथ अब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं प्रोबेबिलिटी ले रही हूँ मोस्ट पेसिमिस्टिक के अंदर 0.75 उसकी प्रोबेबिलिटी है, तो उसको 35,000 के यूनिट्स को सबको 0.25 से 3 अप्रोचेस से हम मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो नई सेलिंग प्राइस आई है हमारी, उसका जो कंट्रीब्यूशन आया है उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे एंड देयर आफ्टर जो कंट्रीब्यूशन मिला है उसकी भी तो प्रोबेबिलिटी है उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये सर्टन कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। बेसिकली करना क्या है वो देखते हैं। देखो पेसिमिस्टिक जो है, पेसिमिस्टिक एस्टिमेशन, सबसे पहले क्या करना है, मैंने जैसे आपको बताया 35,000 जो है वो हमको अंदाज़ा है, पर उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास 0.25 ही है कि इतना प्रोड्यूस होने वाला है यदि डिमांड होने वाली है। तो आपका आंसर क्या आएगा 35,000.25, तो आपको यहाँ 8750 यूनिट्स आपको यहाँ इतना लग रहा है कितना मिलने वाला है। बट इस 87 यूनिट्स में कितना कंट्रीब्यूशन मिलने वाला है, तो जैसे कि हमने यहाँ कैलकुलेट किया था ये वाला पॉइंट कि इतना हमें मतलब हर एक यूनिट नई सेलिंग प्राइस के ऊपर कंट्रीब्यूशन मिलने वाला है, तो वो कंट्रीब्यूशन लिख दो। अब कितना है 0.85, फिर एक में है 0.55
एंड 0.1 मिला। फिर इतना कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेड है बट इसको प्रोबेबिलिटी से हमने मल्टीप्लाई नहीं किया है अभी तक। तो 7 4 37.5 आया। फिर करना होगा क्या, ये सेम 8750 को आप मल्टीप्लाई करोगे 0.55 से 8750 इंटू मल्टीप्लाई बाई 85। तो यहाँ था सॉरी 8750 इंटू 0.55 है। तो मेरा आंसर आया है 448125 एंड फिर तो यहाँ 1 से करना है तो 875। अब इसको भी इसकी रिस्पेक्टिव वेरिएबल कॉस्ट की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना होगा विच इज़ नथिंग बट 0.75, 0.15 एंड 0.1। तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। एंड एक्चुअली यह गड़बड़ क्या हुई है, यहाँ ये 1 है, प्रोबेबिलिटी 1 है राइट, ये 0 पॉइंट है। सर यह कंट्रीब्यूशन जो है वो मैंने गलत लिखा था, ये 1 कंट्रीब्यूशन है। या कंट्रीब्यूशन यहाँ कंट्रीब्यूशन जो है 1 रुपीज़ मिला है मुझे, 1 रुपीज़ कंट्रीब्यूशन मिला है। तो यहाँ आपका प्रोडक्शन इतना होगा और इसको आप रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब 0.1 है यहाँ प्रोबेबिलिटी और यहाँ 0.15 है और 0.75 है। तो डायरेक्टली आपको आपका रिस्पेक्टिव आंसर मिल जाएगा। तो अब इतना कैलकुलेशन, इतना करोगे टाइम वेस्ट होगा, आप इतना कैलकुलेशन कर लेना। तो आपको पेसिमिस्टिक अप्रोच से आपको मिल जाएगा आपका सर्टन कंट्रीब्यूशन। देयर आफ्टर यू नीड टू कैलकुलेट फॉर मोस्ट लाइकली। तो मोस्ट लाइकली के अंदर भी सेम वे ही कैलकुलेट करना है, कुछ नया तो होगा नहीं बट एक ये मॉडल पूरा ही एक्सप्लेन कर रही हूँ तो फिर मोस्ट लाइकली का भी कर ही देते हैं। 40,000 का कंजम्पशन है, ये मिला तो वो हमने लिखा है। फिर इसके अंदर हमारी जो प्रोबेबिलिटीज़ है, सॉरी हमें इस पे इसके ऊपर कितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा 0.85, 0.55 एंड 1.0। तो ये सारा आप यहाँ लिखोगे। ये एडिशनल कंट्रीब्यूशन मिल चुका है, ये एडिशनल कंट्रीब्यूशन मिल चुका है। एंड यहाँ ये 60 क्या है, 60 का फंडा वो भी देख लेते हैं। इसको हमने क्या किया है, 60 को उसकी प्रोबेबिलिटी से पहले मल्टीप्लाई किया है। एक मिनट जस्ट, यस तो वो देखते हैं कौन सा है, नहीं पेज नंबर 10 11। सो 40,000 की यूनिट्स को पहले उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया है, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया है, उसको उसके कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई किया। अब कंट्रीब्यूशन की भी जो कुछ प्रोबेबिलिटी होगी तो कंट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी से उसको मल्टीप्लाई करते समय हमको अपना फाइनल कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। सेम वे यूनिटी कैलकुलेट ऑप्टिमिस्टिक एंड इस तरीके से आपको आपका फाइनल कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। सेम वे यू नीड टू कैलकुलेट फॉर 6.25 सेलिंग प्राइस एंड वहाँ भी आपको कुछ कंट्रीब्यूशन मिलेगा। अब आपको देखना है कि आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ हो रहा है और उसके अकॉर्डिंगली आपको कंक्लूजन देना है। तो स्टेटमेंट ऑफ ओवरहेड को यहाँ कंसिडर करते हुए बोला है कि अब हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो 25, 27 एंड 30 क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहा है। ये सारी चीज़ें जहाँ प्रोबेबिलिटीज़ कुछ इस तरीके से है एंड यहाँ आपको कॉस्ट ओवरहेड जो है वो 27,200 लग रहा है। सो एट अ प्रॉफिट या कंक्लूजन ये होगा कि अगर आप सेलिंग प्राइस 5.75 रखते हो तो वहाँ आपको कॉस्ट लगने वाली है 27,200। बट यहाँ क्या है कि हमें इतना बेनिफिट मिल रहा है कंट्रीब्यूशन का 33,005 रुपीज़ का बेनिफिट हो रहा है एंड हमारी कॉस्ट कितनी है 27,200। तो कहीं ना कहीं हमारा प्रॉफिट यहाँ दिखाई दे रहा है हमें। सो इसकी वजह से आप क्या करोगे, प्रोजेक्ट जो 5.75 वाला प्रोजेक्ट चूज़ करो क्योंकि 6.25 के अंदर आपका प्रॉफिट जो है वो है हमारा 1 सेकेंड। हाँ तो प्रॉफिट जो है वो है हमारा 27,060 बट कॉस्ट हमारी ज़्यादा है। तो इसकी वजह से क्या करना है, प्रॉफिट सॉरी ये प्रोजेक्ट नहीं लेना क्योंकि इसके अंदर कॉस्ट ज़्यादा इनकर्ड हो रही है। सो यही कंक्लूजन है एंड यस इसी के साथ हमें 5.75 वाला प्रोजेक्ट कंसिडर करना चाहिए ना। इसी का ये सोल्यूशन ख़त्म होता है, आगे देखते हैं।